अगर हम इसे देखें तो इसकी डेरिवेशन को आप एक बार रिवाइज और द ई कैट तो करते ही हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसका फाइनल फॉर्मूला जो मैंने कल जाते जाते आपसे डिस्कस किया था, दैट इज माइनस के अपॉन एन स्क्वायर। मुझे डेरिवेशन से मसला नहीं है, लेकिन मुझे कल और आज की दो बातें जो मुझे एक्स्ट्रा हमें ई कैट में आपको बतानी होती है। जैसे कल के फॉर्मूला में रेडियस के लिए आया एन स्क्वायर ए नॉट। ये ए नॉट की वैल्यू जो आई थी ना 0.529, ये एक बार एनईडी के पेपर में ऐसा आ गया कि ये 0.529 इस वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आया है। तो आपके पास रेडियस का पूरा एक फॉर्मूला है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर ई। सही, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर के, ये कांस्टेंट के आपके पास वैल्यू है 1313 2.18 10 टू पावर 18, सही, जूल पर मोल और किलो जूल्स। लेकिन ये के की वैल्यू फॉर्मूला में किसके बराबर, हमें न्यूमेरिक वैल्यू तो पता है, लेकिन ये फॉर्मूला में किसके बराबर है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे कांस्टेंट्स की पूरी एक लिस्ट है, वो आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला बताओगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द के व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनर्जी फॉर्मूला। सही, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं आपसे इन शॉर्ट कहूँ तो आपको ये शॉर्ट फॉर्मूलाज के बजाय इनका कंप्लीट फॉर्मूला भी फॉर द ई कैट पर्पस याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे डेरिवेशन तो नहीं कह रहा, लेकिन फॉर्मूलाज जरूर पूछेंगे। तो बुक खोलकर और फॉर्मूला की एक लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है आप लोगों ने, ताकि आपके पास तकरीबन सारे फॉर्मूलाज आ जाए। फिर उसके बाद आते हैं कि अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो यकीनन फर्स्ट शेल के लिए सेम एनर्जी, लेकिन आंसर नेगेटिव भी रहेगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफरेंट, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। और ये बात हमें किसने बताई थी, हेजनबर्ग। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। सही है, ये वो दो डिफरेंट बातें हैं जो हम एमडी कैट के साथ, या मेरी कोशिश होगी कि वो तमाम चीजें जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर, वैसे तो मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, आप लोगों को देखते हुए ही सारी चीजें ज्यादातर बताई, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो इन फॉर्मूलाज का रिव्यू करना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी। सही, अब ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, अगर आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी याद हो और हम निकालते कैसे हैं, उसे मैं एक बार आपके साथ मिलकर सॉल्व जरूर करवाऊंगी, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए कि हमने वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाला कैसे था। मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि डेल्टा ई का मतलब है E2 माइनस E1। फॉर एग्जाम्पल मैंने E2 का मतलब यहाँ पे लिखा माइनस के अपॉन N1, सॉरी N2 स्क्वायर, और E1 का मतलब क्या है फॉर द शेल नंबर 1, तो माइनस के अपॉन N1 स्क्वायर। सही है, अब देखिए मैंने यहाँ पर के को फिर से शॉर्टली लिखा, सही, के को मैंने फिर से शॉर्टली लिखा, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका, डेल्टा ई अगर मैंने यहाँ प्लेस करना है तो E2 की वैल्यू क्या थी, माइनस के अपॉन N2 स्क्वायर, फिर मैंने लिखा माइनस और यहाँ क्या आएगा, माइनस के अपॉन N1 स्क्वायर। नजर आ रहा होगा आप सबको, सही है। फिर इसके बाद अब अगर मैं इस फॉर्मूला को नोट डाउन करूं, देखो फॉर्मूला का माइनस अपनी जगह पर है और वैल्यूज का माइनस अपनी जगह पर है, सही है। अब आता है फिर डेल्टा ई इक्वल्स टू, मैंने लिखा माइनस के अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा के अपॉन N1 स्क्वायर। इज इट क्लियर, सही है। फिर उसके बाद अगर मैं अब आपसे कहूँ ना डेल्टा ई का फॉर्मूला, तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्लस वैल्यू पहले और माइनस वैल्यू बाद में, एल्जेब्रिक रूल, तो आपने लिखा के अपॉन N1 स्क्वायर माइनस के अपॉन N2, और हम जल्दबाजी में यहाँ पर वो फॉर्मूला प्रेडिक्ट करके आ रहे होते हैं जहां पर N2 पहले होता है और N1 बाद में। क्यों प्रेडिक्ट करते हैं,
क्योंकि हमारे जहन में ना ये वाली बात आती है कि E2 माइनस E1। अच्छा, अब यहां से भी हम एक और काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। सही है, मैंने लिखा डेल्टा ई के, मैंने ले लिया कांस्टेंट, यहाँ आ गया 1/n1² माइनस 1/n2²। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई कि जब एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आंसर हर हाल में क्या आएगा, माइनस। लेकिन जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस। यहाँ कोई जबरदस्ती माइनस का साइन ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। क्या ये पॉइंट सबको समझ आता है? सही है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी में कहीं पर भी माइनस नहीं है। फिर हमने तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे भी पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एच इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू के 1/n1² माइनस 1/n2²। सही। और अब मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी नहीं। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना, k/h 1/n1² माइनस 1/n2। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट वन फॉर्मूला, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट वन फॉर्मूला क्या था जो हमने कल की क्लास तक रोका, दैट इज एनर्जी इक्वल्स टू माइनस k/n²। इसमें k याद करना आपका काम है। फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमने निकाला E1 और E2 के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला बना E डेल्टा E इक्वल्स टू के 1/n1² माइनस 1/n2²। फिर हमने फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला निकाला, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k/h 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हो गया काम। अब आते हैं एक और जो है वो कहानी पर, और वो कहलाता है वेव नंबर। Frequency equals to CV bar. C is the velocity of light and V bar is the wave number, not the wavelength. सही है, wave number। कितनी waves जो है वो आपके पास बन रही है, crust and crustless, कितनी नंबर ऑफ waves बनेगी उसे आप कहते हैं wave number। तो अब अगर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह रखते हैं CV बार इक्वल्स टू k/h 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसका मतलब कि ये C यहाँ आके अगर डिवाइड हो तो मुझे वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए काम यकीनन आसान लगेगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। लेकिन हमने यहाँ पर एक और शॉर्ट जो है वो वर्जन देखा इस फॉर्मूला का, एंड दैट इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट 109678 सेंटीमीटर इनवर्स की बात हो रही है। मीटर में यकीनन 1.09 टेंस टू पावर 1 2 3 4 5 टेंस टू पावर क्या आएगा, 5। क्या आएगा, गुड। इसका मतलब है कि अवाम ने बात बहुत ध्यान से सुनी। सी के बराबर में क्या होना चाहिए, एच। सही है। अब आते हैं यहाँ पर V बार इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू, यानी रेडबर्ग की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाली k/c इंटू एच, और ये वैल्यू है। लेकिन सिस्टम कौन सा रखा वैल्यूज के लिए, CGS। अगर MKS रखोगे तो मीटर्स में आएगा, और मीटर्स इनवर्स। सही है। अब आते हैं यहाँ, रेडबर्ग रखा 1/n1² रखा और माइनस 1/n2², और ये आ गई आपके पास यहाँ पर बात। ये वो फॉर्मूलाज है जिनका एक दूसरे के साथ रिदम बनता है, टेक्निकली ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, डील करते हैं। अभी आपको वेव नंबर के फॉर्मूलाज, या फिर मैं आपको अभी एनर्जी डिफरेंस के लिए भी न्यूमेरिकल दूंगी, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है। और अगर अलाउड है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता दूं। सॉल्व करें पहले कॉपी।
बेटा लिखे calculate the energy and wave number calculate the energy and wave number when an electron jumps from third orbit to fifth orbit. Third orbit to fifth orbit. इसमें कैसे पता चलता है कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड? जो लोअर वैल्यू है वो 1 और जो हायर वैल्यू है वो क्या है? सॉल्व करें। कांस्टेंट 1313 लगाइएगा। इलेक्ट्रॉन एक शेल नहीं दिया ना, दो शेल्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि आप उसे डिसाइड करें क्या है ये एनर्जी है क्या है। सही है।
-5 +5 क्या है डिफरेंस ऑफ एनर्जी? 93 माइनस नहीं होगा मतलब, हाँ डिफरेंस में माइनस नहीं होगा। वेव नंबर कैलकुलेट करो कोई थी। और अगर आप लोग ई कैट में होते हुए कैलकुलेटर्स के शॉर्ट ट्रिक्स नहीं फॉलो करते हैं ना, तो उसे फॉलो करना शुरू कर दें, ताकि कम से कम वक्त में आपकी कैलकुलेशन हो जाए। सही है। अब ये वो वाला टाइम नहीं है कि स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना हो, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला एंटर किया और आंसर नहीं आती तो हम टीचर्स से, मैथ्स के टीचर्स से जो भी है, सही आप उनसे सीखते जाएं और अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करें। हाँ भाई, वेट नंबर क्या आ रहा है? 1000 या 10,000 में इसका आंसर आना चाहिए। 1.90 टाइम्स टू पावर क्या है? क्या लगाएंगे वेट नंबर में? रेडबर्ग कांस्टेंट को नहीं लगाना। हाँ भाई, आंसर क्या आ रहा है? 77। यही है। गलत क्यों आ रहा है बताया ना, 1000 या 10,000 में आएगा। हाँ बेटा, चलो एक और करते हैं सॉल्व, लेकिन वो इससे थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन पहले नोट डाउन करना, उसे अंडरस्टैंड करना और फिर मुझे बताना सॉल्व कैसे करो। सही है। पहले लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। लिखो, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द रेडियस? What will be the difference in the radius of second and fourth shell? Second and fourth shell. क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, मुझे बताओ कैसे निकालोगे आंसर। सॉल्व नहीं करना, पहले मुझे समझाना है कि कैसे करो। सेकंड स्क्वायर का रेडियस 4 स्क्वायर की रेडियस का है। क्या है? सेकंड स्क्वायर का रेडियस 4 स्क्वायर की रेडियस का है। तो इसका मतलब है पहले सेकंड शेल का रेडियस निकाला, फिर फोर्थ शेल का रेडियस निकाला और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करो। और हमने रेडियस कल ही कैलकुलेट किया था। सेकंड का रेडियस हमें याद होना चाहिए, फोर्थ का रेडियस हमें याद होना चाहिए, पहले से ही एक्सरसाइज करवाई थी है। याद नहीं है तो कैलकुलेट कर लें।
गुड गुड। एक और सॉल्व करें। सॉल्व किया सबने? आंसर क्या है? 6 पॉइंट। सही। और उसका यूनिट क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द what will be the difference of energy when an electron jumps from sixth orbit to first orbit? Sixth orbit to first orbit. एनर्जी का जो कांस्टेंट रखेंगे वही यूनिट होगा। आपने मंथली वाला रखा है तो दैट इज क्लोज टू डॉक्टर जूल्स में भी हो सकता है, जूल पर मोल में भी हो सकता है। अब देखो, इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो तरीके थे। या तो तुम लोग रेडियस वाले तरीके से इसे सॉल्व करते, या फिर जो अभी भी तुम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था उससे भी सॉल्व कर सकते थे। तो हुआ ये एक साल कि बच्चों को आदत थी एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करने की, अचानक से आ गया रेडियस का डिफरेंस। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि हमने तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे पास ट्रिक तो है ना कि दो चीजों का डिफरेंस कैसे निकालना है। पहले दोनों के आंसर होने चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट वन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं इस पर, हालांकि बड़ा आसान सा टॉपिक है। गलतियां क्या होती हैं? वो ये कि मैं आपसे कहूँ ना कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें क्या करना है, तो आप कहेंगे यस मिस हमें कुछ कुछ बातें याद आ रही है कि हमने जो है वो कुछ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा। n इक्वल्स टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर आपके पास 5, 6 एंड देन क्या है 7। यानी n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू 7। सही है। तो ये आपके पास शेल्स मौजूद थे, अगर आपको वो जहन में आ रहा हो। फिर हमने कहा कि यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सीरीज मिलती है हमें, और सबसे पहले जो सीरीज मिलती है वो क्या कहलाती है? लैमिन सीरीज। और इस लैमिन सीरीज का जो रीजन है वो क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। लेकिन इसमें एक शर्त है, किसी भी शेल से आएगा कहाँ पर? फर्स्ट शेल। सारे हायर शेल से अगर फर्स्ट शेल में आ रहा हो कोई भी इलेक्ट्रॉन, और आप उसका रीजन कौन सा सिलेक्टर के जरिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर लेकर आए? यूवी रीजन। तो आप कहते हैं कि यस वहां पर वेव नंबर का फॉर्मूला बनेगा आर एच इक्वल्स टू 1/n। 1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर। और 1/n2 की जगह क्या आ सकता है? आप बकायदा बताते हैं n2 क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी ये आपके पास इससे रिलेटेड है। लेकिन एक और कहानी हमें यहाँ पे याद रखनी है, और वो ये कि हायर शेल्स कौन कौन से हैं और लोअर शेल कौन। लोअर शेल एक ही है और हायर शेल क्या है? एक से ज्यादा। सही है। फिर उसके बाद आते हैं बावर, फिर आते हैं पासिव, फिर आते हैं क्या है? पॉइंट,
फिर है ब्रैकेट। जरा सीक्वेंस का मुझे बता दीजिएगा, क्या मैंने सही लिखा है? पहले क्या थी लाइमेट, फिर क्या है बावर, फिर क्या है पार्सिंग, फिर पहले क्या आएगा ब्रैकेट। सही है। तो हमारे पास सीक्वेंस का भी होना जरूरी है, वरना तो आप शेल्स गलत लिख कर आएंगे और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत। सही है। सेकंड का रीजन क्या था? विजिबल। नेक्स्ट का रीजन क्या था? आई आर। नेक्स्ट वन क्या था ब्रैकेट का? फार इंफ्रारेड। और फंड का क्या था? फार फार इंफ्रारेड। यानी नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव। आपको सिर्फ इसकी बातें ही इसी तरह से कंप्लीट नहीं करनी है कि आप कहें यहाँ पर n1 1 के बराबर है और n2 आपके पास किसके बराबर है, बल्कि आपको डायग्राम भी कंप्लीट करना। करें कंप्लीट। ऑप्शन में आ जाता है ABCD डायग्राम के लिए, तो डायग्राम जरा कंप्लीट करें। लाइमर के लिए, पावर के लिए, पासिंग के लिए।
हाँ बेटा, तो बाबर के अंदर है n1 इक्वल्स टू 2, फिर n1 इक्वल्स टू 3, n1 इक्वल्स टू 4 और n1 इक्वल्स टू 5। और हम जैसे जैसे रीजन या वेवलेंथ सिलेक्टर के जरिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वेवलेंथ सिलेक्ट करते हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती है और एनर्जी क्या होती है, कम। इसका मतलब है जितनी एनर्जी ज्यादा होती रहेगी उसी हिसाब से शेल्स से रिलेटेड भी आपके पास कहानी है। ये भी याद रखिएगा, सबसे कम एनर्जी, यानी अगर कोई आपसे कहे ना अच्छा बताओ शेल नंबर 1 की एनर्जी क्या है, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 1313। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए यही वैल्यू आएगी। सेकंड शेल के लिए कोई आपसे एनर्जी कहे तो आप जानते हैं कि आपने -k/n² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, और आपने 1313 को जब 4 से डिवाइड किया होगा तो जो आंसर आएगा वो आपके पास किसकी एनर्जी होगी, सेकंड शेल। इसी तरह थर्ड शेल, इसी तरह फोर्थ शेल। तो अक्सर एनर्जी को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, देन व्हाट विल बी द डी। तो आपको पता हो कि यहाँ पर डी कैसे निकालना है। अक्सर जल्दबाजी में क्या होता है, we didn't take the square of the n, हम n का स्क्वायर नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं -k/n कर देते हैं। सही है, वो भी ऑप्शन में आंसर लिखे हुए होते हैं, लेकिन जिसको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होगा वो कभी भी गलती नहीं करेगा कि यहाँ पर फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है, और एनर्जी माइनस में ही होगी ये, प्लस में नहीं होगी, क्योंकि हम डिफरेंस नहीं देखते हैं, हम सिंगल शेल की एनर्जी देखते हैं। सही है। ये था आपके पास एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं लिमिटेशन। बताओ भाई कोई एक एक लिमिटेशन, 1 मिनट है सोचने के लिए, और उसके बाद एक एक लिमिटेशन सब बताएंगे, पता चले कि कितनी बात दिमाग पर है। You have 1 minute to summarize your concept, your thinking about the limitation of the Bohr's model, और फिर आप अपने थॉट्स मुझसे शेयर करें कि क्या है इसकी लिमिटेशन। डन। भाई फर्स्ट वन, आप बहुत मॉडल की कोई एक लिमिटेशन बता। बहुत मॉडल की अगर किसी से पहली लिमिटेशन पूछी जाए ना तो बस बच्चे ही तैयार होते हैं, पहली ही पूछ रहे हैं, बाकी तो शायद याद नहीं आती, क्योंकि एक सबको याद होता है। राइट। ये क्या है, जीरो का? नहीं भाई, पहली तो तुम लोगों के पास ये बात आनी चाहिए थी, इंतहाई बेवकूफ माना जमा है। पहली तो ये बात आनी चाहिए थी कि बस ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी ये हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मुझे तुम लोगों से ये पूरी उम्मीद थी कि तुम लोग ये जवाब दे दोगे, क्योंकि पहली लिमिटेशन पूछी ही मैंने इसलिए आप लोगों से, बाकी तो मैं खुद खड़े होकर बता दी, लेकिन कम से कम ये तो याद रखें कि बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल
नहीं था। सही है, तो फर्स्ट वन क्या है, ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स। सही, क्या लिखा मैंने, ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट। अब हाइड्रोजन जैसे का क्या मतलब है, हाइड्रोजन जैसे का मतलब ये है कि हीलियम +1 हो जाए और लिथियम +2 हो जाए और बेरिलियम जो है वो +3 हो जाए और सोडियम 11 के बजाय +10 हो जाए। सही है, हर एलिमेंट हाइड्रोजन जैसा बिहेव नहीं करता। आप हीलियम से ये बात एक्सपेक्ट करें, बड़ा मुश्किल है उसके लिए कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। आप सोचें कितनी एनर्जी देना पड़ेगी, क्योंकि वो तो हाईली स्टेबल कंडीशन पर। लिथियम, उसके लिए और मुश्किल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज तो करता है लेकिन उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो इसका मतलब है उसको अपना फर्स्ट शेल डिस्टर्ब करना पड़ेगा जो स्टेबल था। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन जैसे बनने के लिए बोहर्स मॉडल है तो इससे हमने ये एक और इसकी लिमिटेशन बताई कि did not explain about multiple electrons। ये जो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से आपने स्पेक्ट्रम में देख लिए कि जा रहा है, आ रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, there is no any other electrons, क्योंकि अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन पहले से ही शेल में होंगे तो आप सोचिए एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो भी नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है वो भी क्या है, नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो उसने didn't explain about multiple electrons, और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन सिर्फ किसके लिए थी, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो 1 इलेक्ट्रॉन ही पूरे शेल्स के अंदर क्या है, घूम रहा। फिर दूसरी एक और बात कि जब मैंने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी आपने अभी कंप्लीट किया है, मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। सही, और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो आपके पास कुछ और लाइंस भी, जो आपने लाइंस अभी ड्रॉ की है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ और लाइंस भी यहाँ पर जो है वो नजर आए। तो बहुत साहब से ये क्वेश्चन हुआ कि ये दूसरी लाइंस क्या है, आपने इसके बारे में हमें नहीं बताया। और ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक कहलाता है जीमेन इफेक्ट और एक कहलाता है स्टार इफेक्ट। एक ने मैग्नेटिक फील्ड और एक ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया। There is no any explanation for the Zeeman or the Stark effect। और ये क्या बताता है, whenever you applied the magnetic or electric field on the hydrogen spectrum, it shows the further lines। सही है, वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात, वो याद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाला, वो लाइन स्पेक्ट्रम क्या था, कंसिस्ट ऑफ, हमारे सहन में क्या कॉन्सेप्ट डाला था बाहर ने, इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लाइन। और जब हम यहां देख रहे हैं, ये जो हमने ऑब्जर्व किया, सही है, ये सिंगल लाइन नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल अदर लाइन। नजर आ रहे, इट कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल अदर लाइंस, यानी इसका मतलब है आप जिसे देख रहे हैं वो तो हमें बताया गया था कि वो एक ही लाइन पे कंसिस्ट करेगा, लेकिन वो एक लाइन पर कंसिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल अदर लाइंस, और उसका कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताया गया था और ना ही बहुत उसे एक्सप्लेन कर सकते। नेक्स्ट वन, इसका एक और इम्पैक्ट है, और वो एक और इम्पैक्ट ये कि बोहर ने हमें कहा सर्कुलर पाथवेज। बोहर के बाद ना मॉडर्न थ्योरीज आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल डी ब्रोगली थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल श्रोडिंगर एटॉमिक, जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। उसने बताया था कि ऑर्बिट के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे के अंदर रहता है, ये मीनिंग लॉस कर देता है। सर्कुलर पाथवे कॉन्सेप्ट लॉस कर दिया था, क्योंकि वहां पर अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका था इन तमाम थ्योरी से
कि एटम कंसिस्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल स्पेस ऑन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन आज भी अगर आपसे कहा जाए ना एटम का स्ट्रक्चर बना, मुझसे कहा जाए या हम किसी हायर जो है वो आपके पास सिलेबस से रिलेटेड बुक देखें और उसमें एटम का स्ट्रक्चर देखें, सही, तो शायद कवर्ड बुक पे तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन जब एटम का स्ट्रक्चर किसी स्टूडेंट से या फिर किसी बुक में ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा ना, तो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ होता है कि आपने न्यूक्लियस बनाया और उसके अतराफ में क्या बनाने शुरू कर दिए, शेल्स। यानी इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है बोहर मॉडल का कि हम उससे डिनाई तो कर चुके हैं कि यस इट कंसिस्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल स्पेस, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉ करने में हम आज भी इसी को ड्रॉ करते हैं, सही है। फिर एक और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो ये जिसका जवाब हमें हमारे पास कहाँ से और किसने जो है वो बात की, दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन का ऑपोजिट वर्ड क्या है? सर्टेन। और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? श्योर ना होना, डाउटफुल कंडीशन। और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है, अब हम तो सिर्फ ऑर्बिट में देख रहे थे ना, लेकिन उस वक्त तक तो ऑर्बिटल और सब शेल एसपीडीएफ और फिर उसके भी पीएक्स फिर पीवाई फिर पीजेड, और आप लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, और आपने वहां पे पढ़ा डीएक्सवाई डीवाईजेड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, स्प्लिट इनटू ईजी एंड ईपी2जी, जिसकी वजह से वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, सही। ये सारा कॉन्सेप्ट जब हमारे पास मौजूद है और हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो हेजनबर्ग ने कहा आप अनसर्टेनिटी रखते हैं दो चीजों के लिए, एक मोमेंटम के लिए और एक पोजीशन के लिए, यानी आप मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब मोमेंटम क्या था? मोमेंटम तो खुद दो चीजों का कॉन्सेप्ट है, मास इनटू वेलोसिटी। और पोजीशन का क्या मतलब है? आप अगर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है, और अगर आप पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज। तो इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पर जो गलती कर रहे होते हैं वो यही है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी यही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, सही। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए मैंने मोमेंटम का भी सिंबल लिखा और पोजीशन का। और इसने ये बात कैसे कही? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। इतनी अनसर्टेनिटी है कि उसने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी अगर आप एक चीज फाइंड आउट कर लें तो फिर आप दूसरी चीज को भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। लेकिन अगर आपने एक भी सही फाइंड आउट नहीं की तो आप दूसरे के लिए डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको हेल्प लेना पड़ेगा। फिर इस फॉर्मूला में ना उसने एक और हमारे लिए आसानी, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एन एच। एन पूछा गया तो उसने कहा शेल। आप ये भी देखें कि आप किस शेल के लिए बात कर रहे हैं, आप फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो व्हाट इज दिस? डेल्टा पी इज नॉट डिफरेंस, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द एनएच। और ये बात जस्टिफाई बोहर के पास से नहीं हो सकी, सही है, नो डाउट दैट। क्विकली